हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम्म, बच्चों, अब हाफ ईयरली पेपर होने वाले हैं। बहुत सारे स्कूलों में चालू भी हो गया होगा। एमपी बोर्ड में तो सरकारी स्कूलों में भी पेपर चालू ही हो रहा है। हर जगह पेपर हो रहे हैं और हाफ ईयरली के। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और मैंने उनको यहाँ पे लिखा है। इनके प्रश्न मैं बता रही हूँ। आप लोग गीता मैम हिंदी चैनल से जुड़े, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों के लिए ये यूजफुल होने वाला है, हेल्पफुल है। तो चलिए मैं प्रश्नों को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, ये पद्य साहित्य से है। पहले तो हम ये जानें कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके पहले हम ये देखें कि पद्य किसे कहते हैं। पद्य बच्चों, जैसे दोहा हो गया, चौपाई हो गई, पंक्तियाँ हो गई, कुछ कुछ कविताएं हो गई, इसे हम पद्य कहते हैं। पद्य के अंतर्गत आते हैं ये। और पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल। इसे मैं संवत में लिखी हूँ। अगर आपको सन में लिखना है तो संवत में से संवत में से 57 घटा दो तो आपको सन में निकल आएगा। आदिकाल संवत 1050 से 1375। भक्तिकाल फिर है दूसरा। भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक चल रहा है। तो ये पद्य साहित्य के 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो यही आदिकाल है, उसके बाद ये भक्ति काल है। आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। हालांकि अगर आप इसको डीप में पढ़ेंगे, ये सारे पद्य साहित्य को, गद्य साहित्य को, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल अभी आपके सिलेबस में जो है, तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक दूसरा बता रही हूँ। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, भक्ति काल को 2 भागों में बांटते हैं: निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा निराकार ब्रह्म की पूजा होती थी और सगुण भक्ति धारा में सगुण यानी साकार ब्रह्म की पूजा होती थी। निर्गुण भक्ति धारा को भी फिर 2 भागों में बांटा गया है। उसे पहला है ज्ञान आश्रय शाखा, दूसरा है प्रेम आश्रय शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है: राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस प्रकार भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया और दोनों के भी 2-2 रूप हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 में है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उसी समय जो है, तो भक्ति की महिमा का ज़्यादा गुणगान था, ज़्यादा बखान था। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय जो लोग रहते थे वो भक्ति में ज़्यादा रहते थे, डूबे रहते थे और लोक मंगल और समन्वय की भावना ज़्यादा व्याप्त थी। उस समय लोगों की मदद करना और उनके लिए अच्छा सोचना, समन्वय की भावना थी। दूसरा भी ये भी है कि भक्ति काल में भक्ति भाव की ज़्यादा प्रधानता थी। भाव पक्ष, कला पक्ष का बहुत अच्छा योग भी था वहाँ पे, भाषा और कला का। फिर एक बात और थी, निराशा में आशा छिपी थी क्योंकि जब भक्ति आई, इसे लाया है रामानंद ने, दक्षिण भारत से लाए थे। एक है भी, कहते हैं कि भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति को लाने के लिए रामानंद वहाँ से लाए थे, दक्षिण भारत से। तभी से भक्ति हमारे यहाँ व्याप्त है मध्य भारत में। अच्छा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहने में इसीलिए कहा जाता है कि निराशा में आशा है कि जब भक्ति करने लग गए लोग तो उनमें एक आशा पैदा हो गई। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में ही श्रृंगार रस का वर्णन ज़्यादा हुआ। ये 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक था, मतलब संवत 1700 से 1900 तक था।
अच्छा, इस काल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, रीतिकाल को, क्योंकि इस समय सामंती लोग जो थे, सामंत और राजा, राजा थे वो, उनके कुछ जो सामंत थे तो उनके आश्रय में कवि रहते थे। और जब कवि रहते थे तो जाहिर सी बात है जिसके राज्य में रहेंगे उसके बारे में तो बखान करेंगे ही। तो वो राजाओं और सामंतों को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार प्रधान रचना करते थे और प्रकृति के उद्दीपन में श्रृंगारता के दर्शन होते थे। इस काल से इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, रीतिकाल का रीतिकाल नाम क्यों पड़ा? तो रीतिकाल का रीतिकाल नाम पड़ने का कारण है बच्चों कि जो ये कवि थे वो रीति अर्थात संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों से बंधी बंधाई लीक पर चलते थे। कि जैसे रीतिकाल में तीन प्रकार के भाग हुए। पहला रीतिबद्ध, फिर दूसरा रीति मुक्त, फिर तीसरा हुआ रीति सिद्ध। तो जैसे रीतिबद्ध हुआ रीति से बंधी हुई रचना, फिर रीति यानी परंपराओं से बंधी हुई रचना, फिर रीति से मुक्त में मतलब परंपराओं से पूरी तरह से मुक्त, छंद वगैरह से सबसे मुक्त, और रीति सिद्ध में दोनों चीज़ें रहती थी। तो जो कवि रहते थे रीतिबद्ध रचनाओं पे ज़्यादा अनुसरण करते थे, इसीलिए रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया गया। अच्छा, अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बच्चों बिहारी जो हैं वो रीति मुक्त के कवि माने जाते हैं। क्यों रीति मुक्ति के? क्योंकि इनकी में क्या था, इनकी जो भी रचनाएं थी वो हर चीज़ से, रीतियों और परंपराओं से मुक्त मानी जाती है, इसीलिए बिहारी को रीतिकाल का कवि माना जाता है। तो बिहारी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इस प्रश्न का ये उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो बच्चों वीर गाथा काल जो है इसे हम आदिकाल भी कहते हैं, आदिकाल कहते हैं, और वीर गाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई की रचना है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की जो रचना है वो आदिकाल के अंतर्गत लिखी गई, अतः इसे पृथ्वीराज रासो जो है वो ये प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो देखो, जब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आया तो उसके बाद जो नया उजाला हुआ, नया, जैसे हिंदी कविता का नया उजाला हुआ, नया जागरण हुआ, तो वो भारतेंदु युग में हुआ। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु युग में रहे तो उन्होंने भारतेंदु युग का निर्माण किया, तो उस समय हिंदी कविता का जागरण काल उसे माना गया, क्योंकि उस समय बहुत सही रचनाएं हुई, बहुत सारी रचनाएं हुई, है ना। इसलिए हिंदी कविता का जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। अब अगला उपयोगी प्रश्न है, संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? देखिए, अभी मैंने जितने भी प्रश्न बताए वो सारे प्रश्न व्याकरण के थे, लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ ये अभिव्यक्ति माध्यम के प्रश्न हैं जो आप लोगों को यूजफुल रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जब आदिकाल भक्तिकाल था तो उस समय तो ताड़पत्र, भूर्जपत्र में ही लिखे जाती थी रचनाएं, और जब उसके बाद जब आधुनिक युग आया तो उस समय जो रचनाएं होने लगी, धीरे धीरे वो रचनाएं जो हैं तो कागज में होने लगी। तो सबसे पुराना माध्यम जो है वो मुद्रण है, प्रिंट। संचार का सबसे पुराना माध्यम प्रिंट या मुद्रण है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? तो भारत की सबसे पहली वेबसाइट रिडीफ है, रिडीफ। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 है, समाचार रेडियो की संरचना किस शैली में लिखी जाती है? तो बच्चों, समाचार जो है, चाहे वो समाचार हो चाहे रेडियो समाचार हो, इसकी जो संरचना है ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टी पिरामिड शैली जैसे उल्टा त्रिभुज, इस शैली में लिखी जाती है। इसका और ये 3 भागों में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं हम इंट्रो, दूसरे को बॉडी, तीसरा समापन कहलाता है।
तो समाचार की जो शैली होती है वो उल्टी पिरामिड शैली कहलाती है। अच्छा, उल्टी पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है कि जो इंट्रो होता है वो समाचार का जो मुखड़ा होता है, जो मेन चीज़ होती है, वो इंट्रो के अंतर्गत आता है कि हमें क्या बताना है, किसके बारे में क्या कैसे बताना है। फिर जो इसकी बॉडी होती है वो उसका डिटेल कहलाती है, जो उसकी व्याख्या बताती है। समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जब जो लास्ट होता है वही समापन कहलाता है। तो जो समाचार रेडियो की संरचना किस शैली में लिखी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्टी पिरामिड शैली। उल्टी पिरामिड शैली। तो बच्चों, ये आपके लिए 10 उपयोगी प्रश्न थे जो आपके हाफ ईयरली पेपर और ईयरली पेपर में भी आए, त्रैमासिक पेपर में भी ये रहते हैं। तो आपके लिए ये बहुत उपयोगी होंगे और आगे मैं इसी तरह के और प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।